नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है आपके एग्जाम है बहुत नज़दीक है, वो आपके धीरे धीरे आ रहे हैं। तो उसी के चलते रेगुलर आपका यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है मैथ और रीजनिंग का, दोनों का प्रैक्टिस सेट है रेगुलर आपका आ रहा है, ताकि आप अपना स्कोर है वो अच्छे से अच्छा कर पाओ। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस और इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो अपना स्कोर है यानी पूरे में से पूरे नंबर भी आपके यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैथ का डेली आपको 12 PM दोपहर और रीजनिंग का 7 PM अपने इस चैनल पे मिल रहा है। तो पहली बात, तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, इस भर्ती से रिलेटेड हैं, जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर आपका आता रहेगा। दूसरी एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो मैथ यदि जिनका कमजोर है और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अपना जो ये ऐप है कटारिया क्लासेज नारनोल, ठीक है, प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर लेना इसको, अन्यथा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे इसको डाउनलोड करोगे अपना इसमें ही जो है जो आपका मैथ का है पूरा मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है, धीरे धीरे मतलब वीडियो अपलोड हो रहे, तो ऊपर स्लाइड चलती रहती है उसमें भी दिख जाएगा। अन्यथा ये जो कोर्स वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे तो आपका नीचे नाम आ जाएगा, फिर उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कोर्स करोगे तो ये यहाँ पे कोर्स वाले में, तो इस तरीके से। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर हम यहाँ पे देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन होता है, इसको आप खुद भी करने की कोशिश कीजिए क्या, ताकि आपको भी पता रहे कि किस हिसाब से आपको कितना क्या आ रहा है। और मैथ और इनकी बात करें तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए ताकि उसका पता चल जाए कि क्या चीज वो पूछना चाह रहा है। देखिए, एक कार 40 किलोमीटर प्रति गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ती जाती है। वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने देर में या कितने घंटे में तय करेगी? ये चीज आपकी यहां पे आप देखिए, कार की स्पीड इन्होंने दी है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। जब भी दूरी समय इनकी बात आती है, आपको ये जो इनका फॉर्मूला है बेसिक वो पता होना चाहिए। पहली बात तो दूरी क्या होती है जी, चाल गुणा समय, और इसी से बाकी दो फॉर्मूले हैं वो आपके बन जाते हैं। जैसे चाल निकालना है तो दूरी बटे समय आ जाएगा, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल आ जाए, ठीक। चलिए अब सिंपल सी बात है, देखिए 40 किलोमीटर गति से चलना आरंभ करती है, लेकिन प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो टोटल दूरी उसने बोली है, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनको पकड़ा करो आप। टोटल दूरी उसने बोली है कि 385 किलोमीटर कितनी देर में तय कर लेगा। अब देखिए इसका ट्रिक वगैरह ये लगाने बैठोगे, देखोगे 40 है, फिर उसमें अगले घंटे में 5 जोड़े, इस तरीके से ये चीजें आपकी, और ट्रिक में तो आपका अलग ही वो हिसाब है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है जैसे पहले घंटे वो चल रहा है 40 से, सीधे से मतलब है दूसरे घंटे वो चलेगा 45 से, क्योंकि 5 किलोमीटर बढ़ रही है। तीसरे घंटे चलेगा वो 50 के हिसाब से, जैसे चौथा घंटा आएगा वो चलेगा 55 के हिसाब से, पांचवें घंटा आएगा 5 किलोमीटर और बढ़ जाएगी यानी 60 के हिसाब से, और आगे चलता जाएगा 65 हो जाएगा। कितने घंटे में वो तय करेगा? लास्ट ऑप्शन देखो हमारा 8 तक है, यानी 8 तक ये जा सकते हैं, बस इतना ही है, 3 3 6, अगली चलेगा 70 चला जाएगा, फिर चलेगा तो 75 तक चला जाएगा, ठीक है। लास्ट 8 तक है तो 8 तक ही जा सकते हैं, 8 हमने लिख दिया। अब देख लो कहां तक जोड़ 385 हो जाता है, वही आंसर हो जाएगा, बस इतना ही है। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ा करो, चीज पूछना है, हर चीज में ट्रिक जो है वो काम नहीं करती है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक होगी, अगला जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके लिए अलग ट्रिक आपको देखने मिले, ठीक है। तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट यदि समझ में आए कि पूछना क्या चाह रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट दिखता है, सीधा ऑप्शन देखा उसी के हिसाब से भी हो जाते हैं, तो वो चीजें कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करती हैं। तो इसको आप कर सकते हो, जैसे 40 ये होगा, इनको ऐड कर सकते हो जहां तक आपका, जैसे यहां तक होता है तो 7 घंटे हो गए, यहां तक हो जाता है 6 घंटे हो गए। 385 तक करना है आपको, जवाब नीचे कमेंट में देना है कि कितना इसका आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, पाइप और टंकी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए प्रैक्टिस होता है, उसका मतलब यह है कि जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा स्क्रीन पे, थोड़ी देर वीडियो को रोका, आपने किया, आ गया है तो ठीक है, अन्यथा आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, ठीक है। और तरीका भी, यदि आप पहली बार कर रहे हो तो तरीका भी जरूर देखें। चलिए क्या बोल रहा है, ए नल है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वही लिख रहा हूं। ए नल टंकी को 8 घंटे में भर देता, बी नल है टंकी को 6 घंटे में भर देता है, 2 लाइन क्लियर।
यदि दोनों नल खोल दिए जाएं और 2 घंटे बाद, जैसे ही 2 घंटे बाद होते हैं, ए को बंद कर दिया जाता है, तो दूसरा नल बी को अब कितने घंटों में भर देगा, बची हुई चीजों को भर। ठीक है, तो ऑप्शन है 6 घंटे, 2 घंटे, 2.5 यानी 2.5 घंटे, 3.5 यानी 3.5 घंटे। ये आपके ऑप्शन। अब देखिए, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए, ये तो बता दे कि ए नल अकेला चलता रहेगा तो 8 घंटे में उस टंकी को भर देगा, बी अकेला चलेगा तो 6 घंटे में उस टंकी को भर देगा। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो टंकी है उसमें कितनी जो पानी है वो आता है, तभी तो हम अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने इस हिसाब से भर रहा है, तब उसके जाके 8 दिन में भर रहा है। हमें यही नहीं पता कि टोटल टंकी में पानी कितना आता है, तो हम ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो दिन का कितना पानी भरता है। दिनों की बात है, घंटे की बात है तो 1 घंटे में कितना पानी भरता है, यानी उसकी क्षमता, कैपेसिटी पता नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं पता कि टोटल काम की बात करते हैं तो टोटल काम कितना है। यदि पानी टंकी में जा रहा है तो यानी टंकी में कितना पानी आता है, वो चीजें नहीं पता तो हम उनकी वो भी नहीं निकाल सकते उनकी कैपेसिटी कितनी है। अब देखिए, और इन चीजों को निकालते कैसे भाई, इनका जैसे ही आप एलसीएम लेते हो वो ही चीज इनका सॉल्यूशन वहां पे निकल जाता है। तो 8 और 6 का एलसीएम सभी को पता है कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 और 6 का 24, यानी अब मैं कह सकता हूं कि उस टंकी में 24 लीटर पानी आता है। लीटर ले लो, मिलीलीटर, जो भी आपकी मर्जी है वो, तो मैं कह सकता हूं कि उस टंकी है उसमें 24 लीटर पानी आता है। अब ए नल है वो 8 घंटे में भर देता है, बी नल है वो 6 घंटे में। तो कैपेसिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या हुई, घंटों की बात है, यानी 1 घंटे में कितना भरता है वो निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका डिवाइड करते हैं। 24 को 8 से किया 3, 24 को 6 से किया 4, यानी ये कैपेसिटी होगी भाई इनकी। एक की यदि मैं क्षमता पूछूं तो 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो बोलो 8 घंटे में पूरी भर देगा ना 24 लीटर। बी की यदि मैं आपसे पूछूं तो 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, यानी 6 घंटे में बोलो पूरा 24 लीटर भर देगा। बस यही चीज क्वेश्चन समझाना चाह रहा है। अब आगे देखिए क्या बोला, 2 घंटे बाद, पहली लाइन क्या है, दोनों नल है साथ खोल दिए गए, दोनों नल शुरू कर दिए, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, यानी 2 घंटे तक तो ए नल भी चलता रहा और बी नल भी, यानी 2 घंटे में कितना भरा वो देखो। देखिए, ए नल खुला रहता है 1 घंटे में कितना भरता है, 3, बी नल खुला रहता है 1 घंटे में कितना भरता है, 4, यानी दोनों 2-2 घंटे खुले रहे। अलग अलग भी कर सकते हो या ये देख सकते हो, दोनों नल साथ चल रहे हैं तो जैसे ही 1 घंटा होता है 3 ए नल भर देता है, 4 लीटर बी नल भर देता है, यानी 7 लीटर पानी भरा जाता है 1 घंटे। बात हो रही है 2 घंटे तक, जैसे दूसरा घंटा आएगा 7 लीटर और, यानी 2 घंटे में कितना पानी भरा गया, 14 लीटर भर गई टंकी। अब पूछा है उसके बाद ए को बंद कर दिया। अब ए को बंद कर दिया भाई, अब कौन कौन बचा, सिर्फ बी नल बचा है, यानी बचा हुआ है जो लीटर टंकी खाली है उसको कौन भरेगा, बी भरेगा। टोटल पानी कितना आता है, 24, भर कितना चुका, 14 लीटर। टोटल पानी आता है 24 लीटर, भर कितना चुका 2 घंटे में, 14 लीटर, यानी बची है कितनी, 24 में से 14 तो भर चुका, कितना बचा है, 10 लीटर बचा है। अब इस 10 लीटर को भरेगा कौन, ए को तो बंद कर दिया, कौन भरेगा, बी। तो नीचे जो आती है वो क्या आती है, इसकी कैपेसिटी। अब बी की कैपेसिटी देखो कितनी है, 4 है, तो यानी 10 को भरेगा 4 के हिसाब से। तो अब यहां पे निकालना हमें कितना टाइम वो ले रहा है, और यही क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5/2 यानी 2.5 घंटे। 5/2 का मतलब यही तो होता है भाई, 2.5 घंटे। तो कितना टाइम लेगा, 2.5 घंटे, यानी 2.5 आवर। तो ऑप्शन सी आपका सही है। बिल्कुल सिंपल था, वैसे आपको चीजें पता होनी चाहिए कि इस हिसाब से आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये चक्रवर्ती ब्याज। वो देखे होंगे आपने कि इस तरह से इसका ये हो जाता है, इतने गुना हो जाता है। अब इसकी बताता हूं, देखिए मैं आपको बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक सी है एक, जिसको आप कहीं से भी पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ, लेकिन आज के बाद देखिए आप ऐसे करोगे ना, बिल्कुल कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी गुणा, कितने भी वर्ष, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद भी रहेगी और अच्छे तरीके से उसको कर भी पाओ। देखिए क्या बोल रहा है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि समय में कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। ये चीज चक्रवर्ती ब्याज होता है, आपको पता है अच्छे से, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ये चीज साधारण ब्याज में सिर्फ सिंपल होता है, यानी मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, उस पे ही ब्याज आपका लगता है।
जो चीज दे रखी, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती, यानी ये गुणा वाली चीज है भाई, ये वर्षों वाली चीज। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है उसी ब्याज की दर से कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, यानी ये जो लाइन है हमें 8 तक ले जानी है, इधर वर्ष अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ये लाइन है वो 8 तक ले जानी है, ये वर्ष अपने आप आ जाएंगे। कैसे, देखिए 5 वर्ष में होती है 2 गुना, जैसे ही 5 वर्ष और हुए यानी कितने हुए 10 वर्ष, ये 2 गुनी होगी भाई। 5 वर्षों में दुगुनी हो रही है, तो जैसे ही 5 वर्ष और बढ़े ये दुगुनी हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगी। 2 गुणा 2 4 गुना, ऐसे ही तो बोलते हैं। ठीक है, यानी 10 वर्षों में 4 गुना। लेकिन हमें तो अभी 8 गुना पे जाना है। जैसे ही 5 वर्ष यहां तक बढ़े ये हो गई 4 गुना, और जैसे ही 5 वर्ष बढ़ते हैं कितने हो गए 15 वर्ष, तो यहां पे भी दुगनी होगी भाई। इधर देखो 2 की दुगनी हुई 4, तो इधर 4 की दुगनी कितनी होगी 8। और यही हमसे पूछा है, यानी यहीं तक हमारा सॉल्यूशन है कि 8 गुना, तो 8 गुना बोलो आ गया, और टाइम इधर आ गया 15 वर्ष। कितना सिंपल था। अब ट्रिक के लिए कैसे करते हैं, वर्ष वाले में पहाड़ा लिखते हैं, इधर गुणा करते जाते हैं, वो भी याद रख। लेकिन सिंपल जैसा कॉन्सेप्ट है उसी से 5 वर्षों में दुगनी हुई है, तो जैसे ही अगले 5 वर्ष और होंगे भाई, अभी जैसे 100 रुपए थी, 5 वर्ष होते ये कितनी हो गई 200 रुपए होगी। लेकिन जैसे अगले 5 वर्ष आएंगे तो ये दुगनी होगी, इसकी दुगनी थोड़ी होगी, अब जो राशि है उसकी दुगनी होगी, यानी कितनी हो जाएगी 400। जैसे अगले 5 वर्ष आएंगे तो ये 400 कितनी हो जाएगी 800। वो ही चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ पाए। अब ये देखिए साधारण ब्याज का है, पिछला किसका था चक्रवर्ती ब्याज का। अब उसमें बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक लग रही थी और याद भी हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वही कहता है कि 5 साल में दुगनी है तो अगली 5 साल में दुगनी ही होगी। अब इसमें क्या दे रखा है, यदि साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ऑप्शन नहीं दे रखी है, लिख देता हूं, चलो मैं 10%, बी है 16 सही 2/3%, और सी है आपका 8 सही 1/3%, और डी है आपका 7 सही 1/7%। ये ऑप्शन ठीक। अब देखिए पिछले में लगा कि हमें कॉन्सेप्ट ये कह रहा है वो इसे, अब यहाँ पे ट्रिक ढूंढने बैठोगे मिल जाएगी, ट्रिक है भी, लेकिन उसको याद करना पड़ता है फिर ट्रिक को भी। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर, देखिए जैसा बोल रहा है साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगनी, समय तो इसने दे दिया 12 वर्ष। हम जब साधारण ब्याज निकालते हैं तो हमारे पास चीजें क्या होनी चाहिए जी, मूलधन, दर, समय और बटे में 100। ये चीजें यदि हमारे पास है तो साधारण ब्याज यहां पे निकल। ये पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर का मतलब हमें चाहिए दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुणा 100, यहां पे मूलधन यहां पे समय। जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये ही है भाई। साधारण ब्याज का तो ये होता है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन हमें पूछ रहा है दर, तो दर पूछ रहा है तो ये ब्याज इधर चला जाता है, यानी ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ये चीज, यानी अब क्वेश्चन में हमें ब्याज देखना है, मूलधन देखना है और समय देखना है, कितना हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब समय तो इसने दे दिया 12 साल है, ब्याज और मूलधन चाहिए, वो देखिए यदि साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगनी, यानी मान के चलो, जब भी मानते हैं पहले 10th प्लस 2 तक एक्स मानते थे, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन मानने का, जब भी मतलब आए 100 मान लेना, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाए। क्या आया 100, मान के चलो आपकी राशि 100 रुपए है, जैसे ही 12 वर्ष हुए ये राशि कितनी हो गई दुगनी, यानी 200 रुपए। कितनी हो गई दुगनी, यानी 200 रुपए। एक्स भी मान सकते थे, एक्स थी 12 वर्षों में दुगनी यानी 2x, इससे भी आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन सिंपल हो रहा है तो क्यों। अब देखिए मूलधन आपका 100 रुपए था, समय 12 वर्ष हो गए, राशि हो गई 200 रुपए, तो यानी ब्याज जुड़कर ही तो 200 रुपए। तो यहाँ पे ब्याज है वो कितना मिला है आपको, 100 रुपए से राशि हुई है 200 रुपए, तो ब्याज है वो आपको कितना मिला 100 रुपए का। ब्याज कितना मिला भाई 100 रुपए का। सीधा सा पता चल रहा है भाई, 100 रुपए थे आपके पास, 12 वर्षों में 200 हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला 100 रुपए। अब देखो सारी चीजें आपके पास हो गई, दर निकालना है, क्या है ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 100, गुणा में ये वाला 100, मूलधन कितना है आपने माना जी 100 है, इसका 2, समय कितना है समय 12 वर्ष, बोलो सारी चीजें हैं 100 से 100 घट गए,
100 से 100 कट गया। और काटना है, कितने से कटेगा, 2 से काट लो, थोड़ा बड़ा आता है तो 4 से काट सकते हो। 2 से काट के दिखा देता हूँ। 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, यानी क्या बचा, 25/3%, 25/3%। और इसको और खोल के दे रखा है तो इसको और डिवाइड कर लो, 8 या 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 8 सही 1/3% है वो इसकी दर आ जाए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही स्कोर आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अच्छा स्कोर यहां पे करना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्काउंट से रिलेटेड है। अब देखिए ट्रिक है हर चीज की होती है, जैसे पिछले की भी थी, उससे पिछले की भी है, ये क्वेश्चन दिख रहा है इसकी भी है, लेकिन तरीका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां। अब देखिए, और वो जब आप तरीका देख लेते हो ना, फिर आप जब भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में हो चाहे मॉक टेस्ट कैसे कर रहे हो, फिर आपको लगता है कि ये है इस तरीके से सोल्व होगा। तरीका मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन डायरेक्ट देखते ही हो रहा है वो ऑप्शन वाला, दूसरा कि इसमें ये ट्रिक सही लग रही है, तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट सही लग रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो इनका मतलब ये नहीं होता कि आपको चीजें याद रखनी पड़ती, जैसे प्रैक्टिस करते जाते हो अपने आप याद हो जाती हैं वो भाई, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसकी बिल्कुल मैं यदि छोटी सी भी ट्रिक बताऊं ना आपको, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। क्या बोल रहा है, पहले ट्रिक ही बताता हूं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है, यानी एक दुकान वाला है, ये 2 प्रकार की छूटें पहले देखा हो ना आपने, दुकान पे जब भी जाते हो 70% ऑफ, कहीं पे 75% ऑफ, लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है 50% फिर 10%, यानी 2 छूटे, और ये दे रहा है 3 डिस्काउंट, ठीक है। तो इसमें एक ही ट्रिक है, पहले तो इनका जोड़ देख लो, यदि बराबर है तो वो ट्रिक काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। देखिए क्या है, 20 और 15, 35 और 10, 45, यानी पहली में कुल मिलाकर 45%। दूसरी बात करो 25, 12, 8, 20 और 45, यानी दोनों में कितना है, दोनों जगह यदि देखोगे ना जोड़ के तो 45% मिल रही। अब कौन सी बेहतर है, क्योंकि ऑप्शन ये भी है कि दोनों बराबर है, लेकिन ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन आप देखिए। अब इसकी ट्रिक तो ये कहती है जब जोड़ बराबर आ जाए तो पहला डिस्काउंट देखो वो कौन सी का बड़ा है वो ही आंसर होगा, यानी उसमें ही ज्यादा छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो यहां पे 20 बड़ा है या 25, 25, तो इसका ऑप्शन होगा बी वाली छूट है वो बेहतर है। थोड़ा सा समझा दूं ताकि ट्रिक माइंड में बैठ जाए। जैसे पहला है 20%, तो 100 का 20% यानी कितने रुपए, 80 रुपए। दूसरा है 100 का 25%, 25% यानी 75। पहली छूट में देखा आपने यहाँ पे 80 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 75। अब इनका छूट निकालेंगे आगे 15%, इसका 12, यानी पहले ही देखो कितने कम हो गए और फिर इनका परसेंटेज निकलता जाता है, यानी पहली जिसकी छूट बड़ी है, डिस्काउंट बड़ा है, वो ही खरीदार के लिए बेहतर है। ये होती है इसकी ट्रिक। अब दूसरी चीज होती है इसको सोल्व कैसे करते हैं वो, तो दोनों तरीके हैं। एक तो इस तरीके से देख सकते हो, 100 20% का छूट दिया यानी 80% बचा, फिर ये अब टोटल 20% होगा, इस पे 100% होगा, सॉरी, इस पे 15% ये छूट, यानी बची हुई चीज बचेगी 85%। 85% का मतलब 85/100। फिर ये अब पूरा टोटल 100% होगा, इस पे मिल रहा है 10% की छूट, यानी 90 बचा। एक चीज, पहली छूट तो ये निकलेगी, दूसरी में क्या करोगे, 100 रुपए टोटल माने आपने, पहली छूट कितनी है 25%, 25% की छूट मतलब कितना बचा, 75% ही रुपए देने पड़ेंगे भाई, 75% यानी 75/100। अब ये पूरा टोटल अपने आप में 100% हो गया, क्योंकि 25% छूट आपने दे दी। अब कितनी देनी है, 12%। 12% का मतलब 100 में से 12 घटाओगे 88/100 हो गया। फिर अगला चीज देखते हो, तो ये अब आपका पूरा 100% हो जाता है, ये वाला एरिया भी पूरा 100% अपने आप में, क्योंकि 12% भी आपने छूट दे दी। अब जो रुपए बचे वो तो अपने आप में 100% है, ठीक है। अब 8% की देना है, 8% की देना है तो 100 में से 8 घटा दो 92। अब इन दोनों को सोल्व करना पड़ता है, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। काट पीट के देखो कौन सी में छूट, कौन सी में ज्यादा मिल रही है, कौन सी में कम, ठीक है। यानी आपके पास 100 रुपए थे, देख लो कौन सी में कम रुपए बच रहे हैं, वही आपके लिए बेहतर है भाई। 100 रुपए की चीज के आप यहाँ पे आंसर निकालोगे, जैसे इसका आया 50, नीचे वाले का आया 44, कौन से में कम रुपए देने पड़ रहे हैं, 44 वाले में, तो यानी ये छूट हमारे लिए सही है।
यदि उसमें कम देने पड़ते रुपए, लास्ट में आंसर आता जो भी आता, तो वो छूट सही रहती, यानी वो डिस्काउंट हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, ट्रिक आपको मैंने बता दी। ज्यादातर ऐसे पूछेगा तो इनका जोड़ हमेशा बराबरी रहे। ध्यान रहे कई बार 3 भी पूछ लेता है, ए बी और सी, तीसरा ऑप्शन भी, लेकिन बस वही ध्यान रखना है, पहली जिसकी भी छूट डिस्काउंट बढ़ा है वो ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ट्रिक सबकी है, कॉन्सेप्ट तो है ही है, ट्रिक भी सबकी है। ये क्या थे, अब एक बार तो जैसे क्वेश्चन दिखता है वीडियो को रोक कर आप करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो एक बार देख लो आप इसको। चलिए क्या कहता है ये देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% आने पर बेची। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता, चाहे साधारण ब्याज का हो, चाहे आपका परसेंटेज, लाभ आने, इस तरह एक्स वगैरह को भूल जाओ मानना। आप जैसे ऐसी चीजें दिखे हमेशा माइंड में रखो, 100 लिखना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है, तो उसका मान ही हम वहां पे 100 रख देते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान और बिल्कुल कम कैलकुलेशन वाला हो जाए। क्वेश्चन पहला बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% आने पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ मिलता। वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब वही है भाई क्रय मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही बात है। क्रय मूल्य कितना होगा, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। पहली लाइन बोली उसने 20% की आनी हुई। अब मुझे नहीं पता कितने की थी वस्तु, तो मैं क्या मानता हूं हमेशा 100 ही मान। 100 रुपए की वस्तु थी, यानी क्रय मूल्य मान लिया आपने 100 रुपए। 20% आनी पर बेचा तो कितने में बिकी होगी, 80 रुपए में बिकी होगी। यही बात है, ये तो कहता है इसका कॉन्सेप्ट। अब दूसरी चीज एक और देखिए आप, आपके पास टोटल कोई भी चीज होती है 100%। अब बोल रहा है पहली बार आप बेच रहे हो 20% आनी में बेचा, यानी कितने में बेचा होगा, 80%, या कह सकते हो 80%, या फिर 80 भी बोल सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि ये 100 मान रखा है तो 80। ठीक, ये 20% आने पे बेचा 80 हो। अगली लाइन बोल रहा है कि 200 रुपए ज्यादा बेचा। अभी देखिए ये चीजें परसेंटेज में है, तो मैं 200 को थोड़ा सा एक बार समझाने के लिए यहां पे लिख लेता हूं। बोल रहा है 200 रुपए में बेचता तो उसे 5% का लाभ मिलता। देखिए 20% की आनी थी, तो मैंने 100 में से 20 घटाए हैं, यानी 80 आ गए। 20 क्यों घटाए, क्योंकि 100 का 20% 20 निकल जाता है, तो 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80। इसी प्रकार बोल रहा है 5% लाभ, यानी जोड़ना पड़ेगा, तो 100 का 5% कितना होता है, 5। तो 100 में 5 जोड़ो कितना आया, 105%। परसेंटेज के हिसाब से देख लो, चाहे परसेंटेज हटा के देख लो, सेम ही चीज है। ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से चीजें लिख दिया। अब देखिए, अब जो हमारा आ रहा है, ये जो 80% है, ये 105% हुआ है, यानी कितना परसेंट बढ़ा है, 15%। कितना परसेंट बढ़ा है, 15%। क्वेश्चन समझा रहा हूं, वही चीज यहां पे 15% बढ़ा है, अच्छे से पता चल रहा है। यानी ये 15% क्यों बढ़ा है, किसके कारण बढ़ा है, वो देखिए क्या है। यदि उसे 200 रुपए ज्यादा पर बेचता, यानी यहां पे कितने भी रुपए में बेच रहा हो, यहां पे वो बेच रहा है तो उसको 200 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो वो जो 200 का फायदा हुआ है, परसेंटेज में बात करूं तो कितने परसेंट का फायदा है, 15% का। रुपए में बात करूं तो कितने रुपए का है, 200 रुपए का। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमारा जो 15% है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। ठीक है, नहीं समझ में आया। देख दूसरा, भाई आपकी वस्तु थी कोई 100 रुपए, आपने बेचा 80 रुपए में, अब कितने में बेच रहा है, 105 रुपए में। यानी यदि सीधा सीधा ट्रिक देखो तो हानि लाभ होते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। एक ही जैसे होते हैं जोड़ देते। क्यों, क्योंकि देखिए 5% लाभ चाहिए, यानी पहले तो ये जो आपकी हानि है इस चीज को वो वहां पे कवर करेगा। सॉरी, यहां पे कितना गैप आ रहा है, ये 25% का, तो ये है 25%। यानी जो 20% की हानि हुई है पहले उसको कवर करेगा, यानी 20 तो वो, फिर इसको 5% लाभ पे भी जाना है, यानी वो भी चाहिए 5%। यानी टोटल मिलाकर इसको फायदा हुआ है, या कह सकते हो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 25%। और वो वृद्धि 25% कब हुई है, जब वो वस्तु को 200 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो 25% की वैल्यू है कितनी, 200 रुपए। हमें चाहिए क्या,
वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100%, जो भी चीज होती है पहले भी माना है, यहाँ पे भी वही चीज कर रहे हैं हम, ठीक है। 100% का है तो 20% घटा के 80 किया, यहाँ पे 5% लाभ किया तो 105 किया, ठीक। तो कितना आ गया आपका क्रय मूल्य 100%। तो यहाँ पे देखो आप 25% की वैल्यू कितनी है 200। 100% की 1% निकाल के भी निकाल सकते हो, 100% डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों तरीके देख लो। 1% निकालोगे कितना आ जाएगा 200/25। चाहिए मुझे 100% क्रय मूल्य, तो गुणा में 100 काट दीजिएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 200 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया 800 रुपए। कितना आ गया 800 रुपए, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर क्या आ जाएगा 800। डायरेक्ट कैसे करते, 25% की वैल्यू कितनी है 200, चाहिए हमें किसकी 100%, यानी ये इसका कितने गुणा है 4 गुणा, तो इधर भी 100 का सीधा 4 गुणा कर दो 800। इस हिसाब से इस तरफ देख लो चाहे इस तरफ देख लो, जिस तरफ से सही बैठता हो उस तरफ से कर दो। इस तरफ से देखोगे ये 25 का कितने गुणा है 8 गुणा, 25 अंठे 200 ही होते ना, तो इधर भी देखोगे तो 100 का ये 8 गुणा ही पाएगा, ठीक है। तो जहां पे कैलकुलेशन सीधी फास्ट लगे, इधर सही, जैसे 3.5 गुणा लग रहा हो, 2.5 गुणा लग रहा हो, तो आप इस तरीके से करके देख लो। ये मतलब थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, वरना 1% से तो आपका आएगा ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कीजिए क्या प्रैक्टिस सेट। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर आपका मिलता रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, हाँ यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं आज के बाद नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ। 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन सा क्रय मूल्य है कौन सा विक्रय मूल्य। इसमें तो बोल दिया सीधा डायरेक्ट कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत कब होगा, लाभ कब होगा, जब आप कम में खरीद कर ज्यादा बेच रहे हो, यानी क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो इनमें क्रय मूल्य कम यानी 8 होना चाहिए, विक्रय मूल्य 12। इस क्वेश्चन में पता चल रहा है, अन्यथा इसकी जगह यही लिख देता लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तब आपके सामने कंफ्यूजन होता। तो देखिए यहाँ पे मेन मोटिव रहता है क्रय मूल्य पता करना और विक्रय मूल्य पता करना, वो चीज अब आज के बाद नहीं रहेगा। अच्छे से समझ लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट। 12 पेन का क्रय मूल्य यानी जितने रुपए में, मैंने क्या बोल रखा है 100 ही मानता हूं मैं तो ज्यादातर, यानी जितने रुपए में वो 12 पेन लेकर आया है, यही तो बोल रहा है 12 पेन का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी खरीद कर, तो 12 पेन जितने भी रुपए में, अभी नहीं पता हमें कितने, जितने रुपए में 12 पेन खरीद के लाया है, उतने ही रुपए में 8 पेन के विक्रय मूल्य बराबर, यानी उतने ही रुपए में 8 पेन बेच रहा है। ये देखिए भाई, यही तो चीज कहा उसने, जितने में वो खरीद कर लाया है 12 पेन, 12 पेन का क्रय मूल्य, यानी जितने रुपए में खरीद के लाया 12 पेन, 8 पेन के विक्रय में, उतने रुपए में वो 8 पेन बेच रहा है। मान के चलो, मैंने कहा हमेशा 100 रुपए के लाया 12 पेन, 100 रुपए के बेचे 8 पेन। अब आप कहो जी दोनों तरफ क्रय मूल्य बराबर है, यानी ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो लाभ या हानि होती है वो वस्तुओं पे होती है। कभी आपसे यहाँ पे वस्तुएं बोलेगा, कभी आम संतरा बोलेगा, कभी पेंसिल बोलेगा, कभी पेन बोलेगा, कभी केले बोलेगा, जो भी चीज उसको बोलना होगा वो बोलेगा। यानी इस तरफ आपका जो है मान हमेशा बराबर रहने वाला है, क्योंकि बोलेगा कि इतने पेन का क्रय मूल्य इतने विक्रय मूल्य, 30 आमों का क्रय मूल्य 50 आमों के विक्रय मूल्य बराबर। तो ये पता है कि हमें जितने रुपए में लाए उतने ही रुपए में बेचने, बस चीजें कम या ज्यादा करनी है। चलिए, तो यानी जो लाभ या हानि होगा वो इस पे होगा, ठीक है। आप देखिए कौन सा क्रय मूल्य कौन सा विक्रय मूल्य, ऊपर नीचे कितना क्या लिखना है। तो पहली चीज तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8, डिफरेंस तो सबको पता चल गया, 4 आ गए। नीचे कौन सी चीज लिखनी है वो देखिए। अब आप नीचे आप देखिए, आप खुद देखिए, 100 रुपए के लाए आप 12 पेन, 100 रुपए के बेच रहे हो आप 8 पेन, कितना फायदा हुआ 4 पेन हो। भाई आप लाए थे 12 पेन, बेच रहे हो आप 8 ही पेन, तो 4 पेन आपके पास बचे, वो लिख दिया जी। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा में 100 आएगा। नीचे कौन सा लिखें वो देखिए। चीज पे क्या होता है, ये तो आपने लाए 12 पेन तो आप ले आए, जब आप बेच रहे हो तो 8 पेन ही बेच रहे हो, तो जो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो इन 12 पेनों पे थोड़ी हो रहा है, क्योंकि ये 12 के 12 तो आपने बेचे ही नहीं,
तो इन सारों पे कैसे फायदा या नुकसान हो सकता है? आपने बेचे तो भाई ये है, ठीक है, समझ में आ रही है ना कि आपने 12 तो बेचे ही नहीं, तो इन पे फायदा और नुकसान कैसे हो सकता है? आपने बेचे तो सिर्फ 8 ही पेन है, तो फायदा या नुकसान होगा वो 8 पे ही तो होगा। तो नीचे क्या आएगा? 8। सिर्फ बस इतना करना है, 4 दूनी 8 हो गए, 2 से काटोगे तो 50 दूनी, यानी 50% क्या आ गया आपका? लाभ यहाँ पे आ गया। 50% क्या आ गया आपका? यहाँ पे लाभ आ गया। ठीक है, पता चल गया लाभ कैसे हुआ, क्योंकि लाए थे आप 12 पेन, बेचा है आपने 8 पेन, 4 पेनों का फायदा, फायदा यानी लाभ, वो चीज लिख। ठीक है, तो ये चीज आपकी ऐसे मैटर करती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये, क्योंकि रुपए दोनों जगह आपके सेम थे, तो हमें वस्तुओं पे चीज है वो चेंजमेंट करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, ये अनुपात से, जब भी क्वेश्चन दिखे एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए करो। देखिए, और पिछले क्वेश्चन की तरह ही यदि आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं तो यहां पे आप लिख सकते हो और इसका कमेंट करना। यदि 12 पेन की जगह आप और कुछ लिखो, 30 आमों का क्रय मूल्य, 300 आमों का क्रय मूल्य 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना। ये क्वेश्चन है भाई, लाभ या हानि प्रतिशत। 300 आमों का क्रय मूल्य 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए, क्या बोल रहा है? 7500 रुपए है, ए और बी और सी 3 व्यक्तियों में बांटने हैं, जिनमें अनुपात इन्होंने दे रखा है ए बी का और बी और सी का, यानी 3 व्यक्तियों में बांटना है, तो हमें अनुपात तीनों का पता होना चाहिए, तभी तो हम इसमें बांट पाएंगे कि तीनों का अनुपात क्या है, उस हिसाब से फिर रुपए हम बांट देंगे। यानी पहला जो हमारा मोटिव है वो ये है कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। राशि हमें पता है 7500 रुपए, अनुपात नहीं देता, आधे आधे बांटने पड़ते, तो इसके मैं 3 हिस्से कर देता, 2500 हो गए, चलो भाई। लेकिन इसलिए अनुपात बता दिया है कि ए और बी को इस अनुपात में, बी और सी को इस अनुपात, तो मुझे ये पता लगना चाहिए कि तीनों का अनुपात क्या है, तो ही मैं इसको अच्छे से इनमें बांट पाऊं। चलिए, तो तीनों का अनुपात का मतलब ए बी और सी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी का अनुपात कितना है? 5:2, तो मैंने मान लिया इसको 5 रुपए दिए, इसको 2 रुपए, जो चीज दे रखी वो। लेकिन अगली लाइन बोलता है बी और सी का, बी और सी का, तो बी और सी का दे रखा है इसने 7 और 13, लेकिन बी की जगह तो आपने पहले ही 2 लिख दिए, तो कोई भी आपको एम एन वाला मेथड यहाँ पे नहीं करना है। बस पहली लाइन में हमें नहीं दिख रहा है बी खाली है, तो दूसरी लाइन में लिख दो, वही बात है 7 और 13, बस ये चीज करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखा बी की जगह हमें 7 लिखना है, सी की जगह 13, पहली लाइन में पहले से लिखा हुआ है तो उस लाइन में नहीं कर सकते, तो दूसरी लाइन हमने कर दी। अब क्या बचा जी? अब जो जगह खाली है ये हमें भरनी है, एक तो ये और एक, और इसका यदि आपने देखा होगा अच्छे से, पीछे प्रैक्टिस के सेट किए हैं आपने, तो उसमें बता दे, जो जगह खाली है उसी लाइन में उसके साथ वाला अक्षर लिखना है। यानी ये जगह खाली है, इसके साथ वाली लाइन में ये अक्षर रहा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये जगह खाली है, उसी लाइन में उसके साथ वाला ये 7 आ जाए, बस इतना करना है, अब आंसर आ जाएगा। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, यानी ए बी सी का अनुपात आ गया 35, 14, 26। ए बी सी का अनुपात आ गया आपका 35, 14 और 26, यानी आपके अनुसार आपने उनको रुपए बांट दिए, ए को दे दिए 35, बी को 14 और सी को 26, यानी टोटल रुपए कितने बांटे आपके हिसाब से? 14 और 26, 40 और 35, 75 रुपए बांट दिए भाई आपने। तो 75 रुपए थे यदि आपके पास, तो आपने इस हिसाब से बांट दिए, ए को दे दिए 35, बी को दे दिए 14, सी को 26, इस अनुपात के आधार पर। लेकिन अभी रुपए देखो कितने हैं? 7500। आपने कितने बांटे अभी? 75 रुपए। रुपए कितने हैं? 7500, यानी 75 रुपए को नहीं बांटना है, 7500 रुपए को बांटना है, समझ? तो 75 की वैल्यू कितनी है? 7500। यही तो बात है भाई, अपना जो 75 आया है ये, इसकी टोटल क्वेश्चन के हिसाब देखूं कितनी वैल्यू है? 75, यानी एक की वैल्यू निकालूं तो कितने आ जाएगा? 7500 बटे 75 कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 नहीं, आपका यहाँ पे 7500 बटे में 75 देखूं तो 75 से 75 कट गया 2 0, यानी एक की वैल्यू आ गई 100। पूछा क्या है? बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? बी कितना है? 14। जब एक की वैल्यू 100 है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1400, यानी बी को कितनी राशि मिलेगी?
1400 रुपए की। समझ पाए हो ना अच्छे से। ये आपने अनुपात निकाला, आपने देखा कि इतने रुपए बांटे हैं तो इस हिसाब से बट रहा है, लेकिन आपने देखा कि रुपए 75 नहीं 7500 बांटने हैं। हमेशा इस तरीके, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 7500, कभी उसकी जगह जैसे 5000 आते तो भी हम इसी तरीके से करते कि 75 की वैल्यू 5000 है, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे 75 ही आया है इनका ऐड, ठीक है। और इतना नॉर्मल तो आपको पता है अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार यदि आता है तो करने की कोशिश कीजिए। औसत से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। देखिए 20 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक 62 के स्थान पे गलती से 26 लिख दिए गए, तो उसके अनुसार सही औसत क्या होगा। जैसा क्वेश्चन पढ़ा उस हिसाब से 20 विद्यार्थी थे, औसत था इनका 47, ठीक है। यानी टोटल यदि अंक जोड़ूंगा तो आपको पता है 20 को 47 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आपको भी पता है, लेकिन गुणा करने की यहाँ पे आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, समझाने के लिए बता देता हूं। टोटल यदि अंक देखते तो 47 दूनी 94 यानी 940 नंबर। अगली लाइन क्या है, एक विद्यार्थी के 62 अंक थे, गलती से 26 लिख दिए गए। लिखने कितने थे 62, लिखे कितने दिए 26, यानी कितना डिफरेंस उनको मिला। यही तो बात भाई, आप जैसे जोड़ कर रहे थे 50, 62, 72, 44 इस तरह, लेकिन जब आप जोड़ करने बैठे तो ये 62 आपके ध्यान में नहीं रहा, इसकी जगह आपने 26 जोड़ दिया, इसकी जगह आपने 26 जोड़ दिया और आप आंसर निकाल दिए। लेकिन आपको बाद में पता चला यार यहाँ पे गलती हो गई, तो इस जो 26 है अब इसकी जगह कितना जोड़ोगे 62, तो बोलो दूसरा जोड़ आएगा वो ज्यादा आएगा या कम। भाई पहले 26 जोड़ा फिर 62 जोड़ा तो दूसरा जोड़ ज्यादा ही तो आएगा, यानी सिंपल सी बात है, जो औसत है वो बढ़े ही तो होगा, ठीक है। यहां पे समझ पाए होंगे ना अच्छे से, औसत बढ़ेगा यानी 47 से जो कम है वो तो सीधा ही कट गया, ठीक है। अब देखते हैं कितना क्या बढ़ता है, तो कितना गैप है, 12 में 6 गए 6 और 5 में 2 गए 3, यानी 36 नंबर एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे अब। तो या तो इसमें जोड़ के, क्योंकि ये तो 26 के जोड़ने से आया था 36, या तो इसमें जोड़ के आप कर सकते हो 976, टोटल आपके पास 976, औसत निकालना है टोटल कितने विद्यार्थी हैं आपके यहाँ पे 20, इस हिसाब से निकाल सकते हो, यहाँ पे जो औसत आएगा वो ही आंसर होगा, सिंपल सी बात। अन्यथा इतना जोड़ भी ना करो इनका भी ना करो तो पता है कि 36 है वो ज्यादा आएगा, कितने विद्यार्थियों का 20, तो 36/20 भी कर सकते हो। भाई ये जोड़ तो सिंपल था, वो तो बस हमें 36 जो बड़े हैं इनका और एवरेज निकाल लेना है कि ये जो 36 नंबर हैं ये भी 20 विद्यार्थियों में बांटने पड़ेंगे ना अंकों को, तो इनका और एवरेज निकालना है। 10 हो गए, 18 दूनी 36, 18/10 यानी कितना 1.8, तो पहले जो भी था अब 1.8 बढ़ जाएगा, तो 47 रहेगा 48.8 है, देख लो। और यहाँ पे भी निकालोगे तो वो ही आएगा, 2 से काटोगे आपका कितना आ गया 10, इधर काटोगे कितना आ गया आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 488/10, एक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो बोलो वो ही 48.8। दोनों तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 36 ही बढ़ा है तो यहाँ पे बस इतना ही आंसर निकाल सकते हो। यदि पूरा करना चाहो गुणा भाग करके तो इस तरीके से भी आ जाएगा, और ये पता आपको चली गया कि पहले 26 लिखा है 62 लिखेंगे तो कम आएगा या ज्यादा, ये चीज आपको यहाँ, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके दोबारा से देख लिया, फिर भी डाउट वगैरह रहता है नीचे कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, अगले प्रैक्टिस सेट में उस जैसा ही क्वेश्चन रख लेंगे, ठीक है। तो जैसा भी है इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास सेशन अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर अपना प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। और यदि मैथ का आपको पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया, वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, धन्यवाद।